प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बोर्ड द्वारा जारी मॉडल प्रश्न पत्र हल सहित मॉडल पेपर 1 विषय हिंदी साहित्य कक्षा 12 हल करने जा रहे हैं। खंड ए और खंड ब आज हम हल करेंगे। तो खंड ए के तहत जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में कोष्टक में लिखिए। तो गद्यांश है, भारत की एक मूल शक्ति या सामर्थ्य उसकी प्राकृतिक साधन रूपी बुनियाद है। यद्यपि भारत के पास सब मूल्यवान धातुओं और कच्ची धातुओं का एक सी गुणवत्ता वाला भंडार नहीं है, तो भी उनमें से धातुएं और कच्ची धातुएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। जैसे जैसे हम अपने भू साधनों का अधिकाधिक उपयोग करना आरंभ करेंगे, वैसे वैसे वे भविष्य के लिए हमारी शक्तियां बन जाएंगे। अपने समुद्रों के तल में छिपे साधनों की खोज अभी होनी शेष है। इन सबके अतिरिक्त हमारे पास जीवित साधनों का भी उत्तम आधार है। हमारा जैव वैविध्य बहुत समृद्ध है और प्रचुर धूप, वैविध्यपूर्ण कृषि योग्य जलवायु, एक संपूर्ण विश्व जिसमें ध्रुव देश जैसी ठंड, उष्ण कटिबंधीय मंडल की हरियाली, रेगिस्तानी इलाका और काफ़ी वर्षा, सभी कुछ है। हालांकि हम उसका पूरा उपयोग नहीं करते। इसके लिए एक उदाहरण पर्याप्त होगा। सारे भारत में होने वाली वार्षिक वर्षा की मात्रा को यदि बराबर बराबर सारे देश में छितरा दिया जाए तो पानी 1 मीटर की गहराई तक दिखाई देगा। काश हम इस प्राकृतिक उपहार को काम में ला सकते। भारत की प्रौद्योगिकीय परिकल्पना उसके प्राकृतिक साधन, उसके मानव संसाधन और राष्ट्र की मूल सामर्थ्य के आधार पर ही प्रतिष्ठित है। पहला सवाल है, उपर्युक्त गद्यांश का समुचित शीर्षक हो सकता है। उत्तर होगा भारत के संसाधन। भारत की मूल शक्ति क्या है? खनिज पदार्थ। भारत की औद्योगिक परिकल्पना का आधार क्या है? प्राकृतिक संसाधन। हमारे पास क्या क्या है? विविध प्रकार के जीव, कृषि योग्य जलवायु व अच्छी वर्षा, उष्ण कटिबंधीय हरियाली, उपयुक्त सभी कुछ। उत्तर है उपयुक्त सभी कुछ। संसाधन शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। सन, सन, सम, सम। तो इसका उत्तर होगा बच्चों सम। भारत का जैव वैविध्य कैसा है? बहुत समृद्ध। अगला सवाल है, निम्नलिखित अपठित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में कोष्टक में लिखिए। सामने कोहरा घना है और मैं सूरज नहीं हूं। क्या इसी एहसास में जीऊं, या जैसा भी हूं नन्हा सा एक दिया तो हूं। क्यों न उसी की उजास में जीऊं। हर आने वाला क्षण कम से कम मैं उनमें तो नहीं जो चांद दिल के बुझाए बैठे हैं। हर रात को अमावस बनाए बैठे हैं। मुझे यही कहता है, अरे भाई तुम सूरज तो नहीं हो। और मैं कहता हूँ, न सही सूरज, एक नन्हा दिया तो हूँ। जितनी भी है लो मुझ में, उसे लेकर जिया तो हूँ। उड़ते फिर रहे थे जो जुगनू आंगन में, उन्हें भी मुट्ठियों में दबाए बैठे हैं। सामने कोहरा घना है रेखांकित शब्द से तात्पर्य है धुंध। काव्यांश में छिपे संदेश को स्पष्ट कीजिए। दीपक की सूरज को चुनौती, दीपक का जलना, प्रकाश फैलाना, शक्ति भर जीवन जीने का। तो इसका उत्तर होगा शक्ति भर जीवन जीने का। दीपक और अमावस्या यहाँ प्रतीक हैं। दिए और अमावस्या के, अंधेरे और प्रकाश के, वस्तु और तिथि के, आशा और गहन निराशा के। तो इसका उत्तर होगा आशा और गहन निराशा के। हर रात अमावस बनाए बैठे हैं।
रेखांकित शब्द तद्भव शब्द है, तो इसका तत्सम रूप होगा अमावस्या। उपयुक्त काव्यांश का उचित शीर्षक निम्न विकल्पों में से चुनिए। घना कोहरा, सर्वशक्ति संपन्नता, निराशा, दीपक की जीविशा। तो उत्तर होगा दीपक की जीविशा। पूर्णिमा का विपरीतार्थ शब्द है, यानी कि विलोम शब्द है, चतुर्थी, पूर्णता, अमावस, एकादशी। तो इसका उत्तर होगा अमावस। दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। माधुर्य गुण के कारण रचना में मधुरता उत्पन्न होती है। काव्य की रसानुभूति में बाधक तत्वों को काव्य दोष कहा जाता है। छंद के किसी चरण में उसको पढ़ते समय जहाँ विराम की आवश्यकता होती है उसको यति कहते हैं। कुंडलिया छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। जब कविता में उपमेय का उपमान से उत्कर्ष दिखाया जाता है तो वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। सोनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विवश पहिराही न जाई। पंक्ति में विशेषोक्ति अलंकार है। अब प्रश्न आते हैं अति लघुत्रात्मक प्रश्न। प्रश्न है भजन कयो तासो भजो, भजो न एको बार। दूरी भजन जासो कयो, सोते भजो गंवार। इस दोहे में स्थित अलंकार को स्पष्ट कीजिए। उपयुक्त पंक्तियों में यमक अलंकार है और इसमें भजो शब्द की पुनरावृत्ति हुई है और प्रत्येक भिन्न अर्थ है, प्रत्येक बार भिन्न अर्थ है। जहाँ किसी शब्द की बार बार आवृत्ति हो, हर बार अलग अर्थ हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। दूसरा, विभावना अलंकार को स्पष्ट कीजिए। जहाँ कारण का अभाव होने पर भी कार्य संपन्न होना वर्णित हो वहाँ विभावना अलंकार होता है। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु करे करे विधि नाना। अगला सवाल है खेल बीट किसे सौंपी जानी चाहिए? जो रिपोर्टर खेल की तकनीक, नियम, खेलों से जुड़ी बारीकियां और तमाम बातों से भली भांति परिचित हो उसे खेल बीट सौंपी जानी चाहिए। विशेष रिपोर्ट की भाषा किस तरह की होनी चाहिए? विशेष रिपोर्ट की भाषा सरल, सहज व आम बोलचाल की भाषा होनी चाहिए। फीचर किसे कहते हैं? संक्षेप में लिखिए। फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है जिसका उद्देश्य पाठकों को सूचना देना, शिक्षित व उनका मनोरंजन करना है। विशेष रिपोर्ट की भाषा सरल, सहज व आम बोलचाल की भाषा होनी चाहिए। मिर्ज़ापुर में भारतेंदु हरिश्चंद्र के परम मित्र कौन रहते थे? मिर्ज़ापुर में भारतेंदु हरिश्चंद्र के परम मित्र बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन रहते थे। 3 गृह सूत्रों के नाम बताइए जिसमें ढेलों की लॉटरी का जिक्र है। वैदिक काल में सुयोग्य पत्नी के चुनाव हेतु कन्या के सामने सुयोग्य पति के चुनाव हेतु कन्या के सामने गौशाला, वेदी, शमशान से लाई मिट्टी के ढेले रखे जाते थे। कन्या द्वारा उचित ढेला चुने जाने पर उसका चुनाव किया जाता था। देवसेना कौन थी और वह किससे प्रेम करती थी? देवसेना मालवा के राजा बंधुवर्मा की बहन थी। वह स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी। हृदय की वेदना को भूलने के लिए कवि निराला क्या करना चाहते हैं? हृदय की वेदना को भुलाने के लिए कवि गीत गाना चाहता है। गीतों द्वारा निराशा में आशा का संचार करना चाहते हैं। गीत गाने दो मुझे तो वेदना को रोकने को। कविता हमें जीने की कला सिखाती है। स्पष्ट कीजिए। कविता हमें जीने की कला सिखाती है, जरूर सिखाती है। कविता हमारी संवेदनाओं के बेहद नज़दीक होती है और ये संवेदना क्या करती है? सारी सृष्टि से हमें जुड़ने का मौका देती है और जुड़कर उसे अपना बना लेने की शक्ति रखती है। नाटक विधा से आप क्या समझते हैं? नाटक अपने लिखित रूप के साथ साथ मंचित भी होता है, तभी वह अपनी पूर्णता प्राप्त करता है। नाटक की कथा किसी भी काल की क्यों न हो, परंतु वह सदैव वर्तमान काल में घटित होता है। कहानी लेखन के विभिन्न विषय लिखिए। सामान्यतः कहानी किसी घटना, युद्ध, प्रतिशोध के किस्से, पौराणिक तथा ऐतिहासिक घटनाओं के विषय पर लिखी जाती है और कई मानव मन के भावों पर भी कहानी लिखी जाती है।
खंड ब। पत्रकारीय लेखन साहित्यिक लेखन से भिन्न होता है, स्पष्ट कीजिए। पत्रकारिता का रिश्ता तथ्यों से होता है, जबकि सृजनात्मक लेखन का कल्पना से है। पत्रकारिता अनिवार्य रूप से तात्कालिकता और अपने पाठकों की रुचियों और जरूरतों को ध्यान में रखकर लिखा गया लेखन है, जबकि सृजनात्मक लेखन में लेखक को काफ़ी छूट रहती है। अच्छा लेख लिखते समय ध्यान रखने के योग्य कोई 4 शर्तें लिखिए। अच्छा लेखन करने के लिए जो जरूरी बातें हैं कि वाक्य जो हों वो छोटे छोटे हों, जटिल वाक्य की तुलना में सरल वाक्य संरचना को वरीयता देनी चाहिए, आम बोलचाल की भाषा और शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, गैर जरूरी, क्लिष्ट आदि जो इस प्रकार के जो शब्द हैं उनके इस्तेमाल से बचना चाहिए। अगला जो प्रश्न है कच्चा चिट्ठा से है। पसोवा की प्रसिद्धि का क्या कारण था और लेखक वहां क्यों जाना चाहता था? पसोवा एक बड़ा जैन तीर्थ था। वहां पर एक छोटी सी पहाड़ी की गुफा में बुद्धदेव व्यायाम किया करते थे। वहां एक विषधर सांप भी रहता था। किंवदंती है कि वहीं पर सम्राट अशोक ने एक स्तूप बनवाया था जिसमें बुद्ध के थोड़े से केश और नखखंड रखे गए थे। अतः लेखक वहां की प्रसिद्धि के कारण और कुछ पुरातात्विक वस्तुएं प्राप्त करने की आशा से जाना चाहते थे। अगला प्रश्न, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की कविता से ये दीप अकेला स्नेह भरा कविता के प्रतीकार्थ को लिखिए। इन पंक्तियों में दीप समाज से असंबद्ध व्यक्ति का प्रतीक है। ऐसा व्यक्ति जो समाज से कटा हुआ है लेकिन उसमें संभावनाएं पूर्ण है, और पंक्ति समष्टि की प्रतीक है यानी समाज की प्रतीक है। अतः कवि यह कहना चाहता है कि इस दीप को अर्थात व्यक्ति को पंक्ति अर्थात समाज को सौंप दो, इसे समाज की मुख्य धारा में जोड़ दो, क्योंकि मनुष्य शक्तिशाली है और समाज से मिलकर उसे और अधिक शक्ति संपन्न, संभावनापूर्ण और समन्वयपूर्ण बना सकता है। जयशंकर प्रसाद अथवा घनानंद में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय लिखिए। जयशंकर प्रसाद ने अपनी रचनाओं में भारत भूमि की महिमा, भारतीय जीवन मूल्यों, त्याग, बलिदान एवं राष्ट्रीय जागरण आदि का स्वर व्यक्त किया। उन्होंने झरना, आंसू, लहर, कामायनी आदि काव्य, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी आदि नाटक, कंकाल, तितली, इरावती उपन्यास, आंधी, इंद्रजाल, आकाशदीप, प्रतिध्वनि, छाया आदि कहानी संग्रह तथा काव्य और कला तथा अन्य निबंध संग्रह की रचना कर साहित्य की सभी विधाओं पर लेखनी चलाई। अथवा का उत्तर घनानंद। घन है न घन श्याम। घनानंद रीतिकाल के रीतिमुक्त अर्थात स्वच्छंद काव्य धारा के प्रमुख कवि थे। इनके काव्य में श्रृंगार रस के वियोग पक्ष का स्वानुभूतिमय चित्रण हुआ है। घनानंद की प्रमुख रचनाएं हैं सुजान सागर, सुजान हित प्रबंध, सुजान विनोद, विरह लीला, कृपाखंड निबंध, रस केलिवल्ली। नागरी प्रचारिणी सभा काशी ने इनकी 17 रचनाओं का उल्लेख किया है। घनानंद की भाषा परिष्कृत और साहित्यिक ब्रजभाषा है और इनके काव्य में प्रेम के लौकिक अलौकिक पक्षों का अनुभूतिमय चित्रण हुआ है। जलालगढ़ पहुंचने पर बड़ी बहुरिया के सामने हरगोविंद ने क्या संकल्प लिया? संवदिया पाठ से, जिसके रचनाकार फणीश्वरनाथ रेणु है। हरगोविंद जब जलालगढ़ पहुंचा तो उसने बड़ी बहुरिया के पैर पकड़ लिए और संवाद न सुना पाने के लिए माफी मांगी। उसने बहुरिया के सामने संकल्प लिया कि मैं तुम्हें कोई कष्ट न होने दूंगा, मैं तुम्हारा बेटा हूं, तुम गांव छोड़कर मत जाओ, मैं अब निठल्ला बैठा नहीं रहूंगा, तुम्हारा सब काम करूंगा। दिशा शीर्षक कविता में कवि ने क्या संदेश दिया है? यह कविता बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। इसका मूल भाव यह है कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना यथार्थ होता है। बच्चे अपने ढंग से यथार्थ को सोचते हैं। बच्चे की पतंग जिस ओर उड़ रही थी उससे उसी तरफ हिमालय या उत्तर दिशा प्रतीत होने लगी। बच्चे बाल सुलभ आत्ममुग्धता से ऐसी बातें करते हैं
कि उनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। बच्चे तो उत्साह का पर्याय है, थकते ही नहीं है। सूरदास की झोंपड़ी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अथवा हजारी प्रसाद द्विवेदी में से किसी एक साहित्यकार का साहित्यिक परिचय लिखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रखर आलोचक, इतिहासकार और मौलिक चिंतक थे। मूलतः चित्रकला के अध्यापक थे, 10वीं में फेल भी हो चुके थे। लेकिन आज आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं साहित्य। उन्होंने भारतीय साहित्य की नई अवधारणा प्रस्तुत की और हिंदी आलोचना का नया स्वरूप विकसित किया। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित करते हुए शुक्ल जी ने हिंदी कवियों की सम्यक समीक्षा प्रस्तुत की। उन्होंने आलोचनात्मक लेखन के साथ ही भाव और मनोविकार संबंधी उच्च कोटि के निबंध भी लिखे। शुक्ल जी की प्रमुख रचनाएं: निबंध संग्रह चिंतामणि 4 खंड, रसमीमांसा, आलोचनात्मक ग्रंथ सूरदास, तुलसीदास, त्रिवेणी आदि। अथवा का उत्तर: आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने काशी विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त कर शांतिनिकेतन में अध्यापन कार्य किया। फिर काशी विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्रोफेसर एवं अध्यक्ष नियुक्त हुए। वे काशी नागरिक प्रचारणी सभा के अध्यक्ष और राजभाषा आयोग के सदस्य रहे और फिर पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी के विभागाध्यक्ष रहे। इनके कर्तृत्व रूप में बाणभट्टी की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा, ये उपन्यास है उनके, अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता आदि निबंध संग्रह है। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल आदि आलोचनात्मक ग्रंथ उल्लेखनीय है। सच्चे खिलाड़ी कभी रोते नहीं, बाजी पर बाजी हारते हैं, चोट पर चोट खाते हैं, पर मैदान में डटे रहते हैं। इस कथन के आधार पर सूरदास की मन स्थिति में आए बदलाव को स्पष्ट कीजिए। बच्चों द्वारा खेल में रोने को गलत मानना सुनकर सूरदास ने भी सोचा कि यह जीवन भी एक खेल है। इसकी हार जीत पर दुख न मनाकर फिर से नई ऊर्जा और स्फूर्ति से खेलना चाहिए। रुपए मैंने ही कमाए थे, फिर कमा लूंगा। मुझे अपने मन को मलिन न करके नए साहस के साथ फिर खेलना है। रूप सिंह पहाड़ पर चढ़ना सीखने के बावजूद भूप सिंह के सामने बोना क्यों पड़ गया था? रूप सिंह ने पहाड़ पर चढ़ने के लिए प्रशिक्षण लिया था, जबकि भूप सिंह व्यवहारिक रूप से प्रतिदिन पहाड़ों पर चढ़ता उतरता था। वह बिना उपकरण के वनमानुष, सांप या रोबोट की तरह पहाड़ पर चढ़ सकता था। रूप सिंह में भी वह कला नहीं थी। वह पहाड़ पर चढ़ने के लिए विभिन्न उपकरणों का सहारा लेता था। इस तरह वह पहाड़ पर चढ़ने में भूप सिंह के सामने बोना पड़ गया था। बिस्कोहर की माटी पाठ में लेखक ने किन आधारों पर अपनी मां की तुलना बतख से की है? कथन को स्पष्ट कीजिए। लेखक बिस्नाथ ने बतखों को देखा था कि वे अंडे सेने के लिए पानी छोड़कर जमीन पर आ जाती है और अपने पंखों से ढककर अंडों को सेती है। यदि कोई अंडा पंखों से बाहर रह जाता है तो उसे बड़ी सावधानी से पंखों के नीचे लाकर उन्हें सुरक्षा प्रदान करती है। लेखक की मां भी अपने बच्चों की देखभाल इसी तरह करती थी। वात्सल्य का बहुत ही बढ़िया उदाहरण। हमारी आज की सभ्यता इन नदियों को अपने गंदे पानी के नाले बना रही है। क्यों और कैसे? अपना मालवा खाऊ जाड़ सभ्यता में पाठ के आधार पर लिखिए। लेखक के अनुसार इन कारणों से भारत में नदियां गंदे नालों में बदल रही है। आधुनिक विकसित सभ्यता ने नदियों के प्रति हमारी सोच को बदल दिया है। अब नदियों के प्रति पवित्रता और मां का भाव मिटता जा रहा है। यह स्थिति हम दिल्ली में यमुना नदी के बारे में देख सकते हैं। छठ पूजा के अवसर पर पानी नहीं दिखाई देता। प्रदूषण के कारण केवल झाग ही झाग दिखाई देते हैं। बड़े बड़े नगरों और महानगरों के गंदे नालों का पानी इन नदियों में डाला जा रहा है। बड़े बड़े कारखानों से निकलने वाला विषैला व गंदा पानी इन नदियों में बहाया जा रहा है। तो विद्यार्थियों, सोशल मीडिया संप्रेषण का एक सशक्त माध्यम बनता जा रहा है। प्रधानाचार्य की प्रेरणा से और साथ ही गुरुजनों की प्रेरणा से यह मैंने छोटा सा प्रयास किया है। यदि रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है तो आगे भी ये कड़ियाँ जारी रहेगी। धन्यवाद। पढ़िए और आगे बढ़िए। धन्यवाद।